हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ मास के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर्स का। देखो, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? हमने लीनियर बॉडीज के सेंटर ऑफ मास देखे पहले, ठीक है। एक रॉड का देखा, एक सेमी सर्कुलर रिंग का देखा, उसके बाद फिर हम लोग 2D बॉडीज पे आ गए, हमने डिस्क का देखा एंड सो ऑन। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम आ गए हैं 3D बॉडीज पे, ठीक। लेकिन बच्चों, ये लेक्चर समझने से पहले अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गए हो तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जो मेरा लेक्चर है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, वो आपको पहले देखना पड़ेगा, सारा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। डायरेक्ट इस लेक्चर को देखकर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो लेक्चर आपको पता होना चाहिए, मतलब ऑर्डर में चलोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। पहले 1D है, फिर 2D है, अब 3D आ गया, तो सोचो पहले क्या क्या होगा, है ना। तो पहले आप वो समझ के आए, उसके बाद ये लेक्चर आपको देखने का फायदा होगा। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक। दो हेमिस्फीयर्स हैं, हॉलो एंड सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉलो के बारे में और उसके बाद सॉलिड के बारे में। दोनों का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे उसी टेक्निक से जो आपको मैं सिखाता आया हूं, ठीक। ये हमारे पास है एक हॉलो हेमिस्फीयर, ये, ठीक। तो हमको ये सोचना है कि ये क्या क्या पहला स्टेप क्या बताया था, याद करो। रिंग में, डिस्क में क्या बताया था पहला स्टेप? कि ये जो बॉडी है इसके बारे में आपने ये सोचना है कि ये किन एलिमेंटल छोटी छोटी बॉडीज से मिलके बनी है, जिनका आपको सेंटर ऑफ मास मालूम है। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हम मान लें कि ये जो हेमिस्फीयर है, बढ़िया सा बनाएंगे ना एकदम, ये जो हेमिस्फीयर है ये छोटी छोटी रिंग्स से मिलके बना है ना। आप सोचो, एक बड़ी सी रिंग ली, उसके ऊपर उससे थोड़े से छोटे डायमीटर की रिंग लगाई, उसके ऊपर उससे थोड़े से छोटे डायमीटर की रिंग लगाई, उसके ऊपर उससे थोड़े से छोटे डायमीटर की रिंग लगाई। इनको जोड़ जोड़ के हमारा पूरा हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, हॉलो। अब इसमें से एक यहां पर रिंग हम ले लें, अभी बता तो देखो, कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। इसमें से यहां पर मैं अगर एक रिंग ले लूं, मान लेते हैं dr थिकनेस की, ठीक। लॉजिक क्या है, ये देखो, ये पीछे से भी होगी ना, रिंग है पूरी, पीछे से भी होगी ऐसे। तो पीछे वाला पार्ट कंफ्यूज ना करें आपको डायग्राम में, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डॉटेड बना देते हैं, ठीक। अब क्या है कि हर एक रिंग का सेंटर ऑफ मास तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इसके नीचे रिंग है, यहां पर एक यहां पर लाइन इमेजिन करो, यहां पर एक लाइन इमेजिन करो, ये इसका सेंटर है, ठीक है। इसको आप मान लो y एक्सिस, इसको आप मान लो x एक्सिस, ये पॉइंट है यहां पे, ठीक। ये ठीक कर दें यहां से डायग्राम थोड़ा सा। तो ये जितनी भी रिंग्स हैं, एक रिंग इसके नीचे होगी, एक नीचे होगी, ये जितनी भी रिंग्स हैं, इन सारी रिंग्स का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। इनका ज्योमेट्रिक सेंटर सबका इस लाइन पे लाई करता है ना। और क्योंकि ये ओरिजिन है, अब ये बात तो पक्की है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, या ओवरऑल इस पूरे हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ये लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। अगर इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, अगर इस स्फीयर में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बीच में से ऐसे काटेंगे तो दो बराबर हेमिस्फीयर्स निकलेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा, और ये है हमारा y एक्सिस। तो अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास का 0 हो गया। हमें सिर्फ y ढूंढना है कि ये यहां से कितना ऊपर लाई करेगा, है ना। समझ में आई बात? अच्छा, तो बेसिकली हमने करना क्या है, एक रिंग ये है, एक रिंग उसके नीचे वाली है, एक रिंग उसके नीचे वाली है। इन सारी रिंग्स के सेंटर ऑफ मासेस हमको पता है, तो हम ये मान लें कि एक पार्टिकल मेरा यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां है, लेकिन जो सबसे नीचे पार्टिकल होगा वो ज्यादा मास का है क्योंकि वो बड़ी रिंग है। जो उसके ऊपर पार्टिकल है वो कम मास का है क्योंकि वो थोड़ी छोटी साइज की रिंग है, उससे ऊपर वाली और थोड़ी छोटी साइज की रिंग है ना। तो ये ऐसे पार्टिकल्स रखे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से
ये जो रिंग है एक, मान लो इसकी थिकनेस है dr और इसका रेडियस है r, तो आप ये मान लो कि इसके दोनों एंड्स जो हैं वो यहां से डी थीटा एंगल बना रहे हैं, है ना। अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कब डी थीटा लेना होता है, कब कोण लेना होता है, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से आपको लेक्चर देखना चाहिए, वहां पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, ठीक। अब मान लो इस स्फीयर का रेडियस है r, तो ये r हुआ और ये भी r हुआ, और ये मान लो मैंने थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस का ये लिया है, रिंग की जो थिकनेस है, ठीक है, ये एलिमेंट लिया है। समझ गए बात को? ओके, तो सिंपली हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सिर्फ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि होगा इनमें से एक का y कोऑर्डिनेट dm अपॉन इसका इंटीग्रल अपॉन dm का इंटीग्रल, ठीक। अब आपको इसमें कंफ्यूजन है तो फिर बता रहा हूं, आप वो लेक्चर्स देख के, उन सारे लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, ठीक। समझ में आई बात? ओके, सो YCM इज व्हाट? अब आप सोचो, ये जो DM है, इस DM को निकालने की आपको ट्रिक बताई थी। अब इस DM को निकालने के लिए आप मास पर यूनिट लेंथ लोगे, मास पर यूनिट एरिया लोगे, या मास पर यूनिट वॉल्यूम लोगे? कैसा है ये सिर्फ सरफेस पे ही है ना, मास के अंदर बल्क में भी है नहीं, सिर्फ सरफेस पर है, तो आप क्या लोगे? मास पर यूनिट एरिया लोगे, ठीक। तो DM कैसे निकालोगे? DM निकालोगे मास पर यूनिट एरिया, जो मैंने सिग्मा लिया था, इनटू ये छोटी सी रिंग का एरिया, तो ये इस रिंग का मास आ जाएगा, है ना। DM इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया इनटू छोटी सी रिंग का एरिया। इस रिंग का एरिया कितना होगा? इस रिंग की लेंथ इनटू इस रिंग की थिकनेस, ठीक। अब अगर मैं ये वैल्यूज यहां पुट कर देता हूं, इस रिंग का जो y है ये रहा, है ना, ये। अब अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो देखें हम कहां फंसेंगे, तो हमको और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, स्टेप वाइज चलते हैं। 2 पाई r dr अपॉन सिग्मा 2 पाई r dr। कहां फंसे हम फंसे यहां कि जो हमारा वेरिएबल है y इज अ वेरिएबल, है ना। अगर ये रिंग ऊपर लेता तो ये y ज्यादा होता, रिंग नीचे लेता y कम होता, रिंग के चेंज होने से ये चेंज होगा, तो y इज अ वेरिएबल, सो दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड। इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि यहां dr है। अब यहां तो यहां dy होता, या फिर ये y भी r की टर्म्स में होता, तो हम क्या करें? देखो बच्चों, ये इसीलिए तो हमने ये डी थीटा वाला पंगा किया है। यहां से अगर आप ये सेक्टर उठाओ तो ये dr है, ये r है, ये डी थीटा है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस एंगल इज डी थीटा, राइट। सो वी विल गेट dr r डी थीटा। ये तो हम पहले भी रिप्लेसमेंट्स कर चुके, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको ताकि रिवाइज होता रहे साथ साथ, ठीक। अच्छा, तो dr हमारा क्या है? डी थीटा में चेंज हो सकता है, तो क्या हमारा y भी थीटा की टर्म्स में चेंज हो सकता है? लेट्स सी। अगर ये एंगल थीटा है तो टंग 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 ये z बन रहा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। यस, सो दिस y इज r sin theta. This y can also be changed in terms of theta. So finally, अगर मैं y की जगह रख दूं r sin थीटा, सिग्मा को ऐसे ही रहने दूं, 2 पाई को ऐसे ही रहने दूं, r। अच्छा, ये r भी तो है, ये r भी तो वेरिएबल है। अगर ये रिंग ऊपर नीचे जाती है तो ये r भी बदलेगा, है ना। तो इस r को भी निकाल सकते हैं। देखो ये स्मॉल r जो है इस ट्राइंगल का बेस है, तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू r cos थीटा। तो इस r की जगह लिखेंगे r cos थीटा, dr की जगह लिखेंगे r d थीटा अपॉन सिग्मा 2 पाई r cos थीटा r d थीटा। अब हमने क्या कर लिया, आइदर या तो इसमें सारे कांस्टेंट्स हैं या सारे थीटा की टर्म्स में, बिकॉज यहां पे अब d थीटा लिखा है ना, तो कौन सी टर्म्स इंटीग्रेट होंगी? थीटा वाली टर्म्स इंटीग्रेट होंगी। थीटा को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट्स होने चाहिए। एक बार बाहर निकालें जो कांस्टेंट्स है, r बाहर जाएगा, एक r और एक r और 3 r बाहर चले गए, ठीक है। ये हो गया, और क्या बचा? सिग्मा और 2 पाई भी बाहर जाएंगे। चलो भाई बाहर, सिग्मा 2 पाई भी बाहर चले गए।
अब साइन थीटा और कॉस थीटा बचा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा बाहर, 2 पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर सिग्मा 2 पाई, आर स्क्वायर सिग्मा 2 पाई, अंदर बचा कॉस थीटा। सो इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर? ओके। अब सवाल है कि इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी। तो बच्चों ये जो एलिमेंटल रिंग है ये कहां हो सकती थी, यहां से शुरुआत होकर कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है ना। अगर मैं ये रिंग देखो, अगर मैं ये रिंग लेता बिल्कुल बेस पे तो ये आ जाता यहां, तो एंगल होता 0 डिग्री। अगर मैं ये रिंग लेता बिल्कुल टॉप पे तो ये आ जाता यहां, तो एंगल होता 90 डिग्री। इसका मतलब है 0 से π/2 इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। उत्तरी आज तो दूर ही जाके गिरा ढक्कन। 0 से π/2 इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब बाकी रही सही इंटीग्रेशन की कसर है, वो आपको आनी चाहिए। इंटीग्रेशन ये कट गया, ये कट गया, बचा r। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से डिवाइड कर लूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो बाहर एक हाफ बचेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हमें क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इंटीग्रल अदरवाइज थोड़ा लंबा हो जाता, हमको मेथड्स लगाने पड़ते सब्स्टिट्यूशन और वो सब। उससे बचने के लिए हमने जस्ट इसको एक फॉर्मूला बना लिया। बिकॉज ये बाहर r/2 बचा, बिकॉज साइन 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 से π/2 अपॉन कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, 0 से π/2। माइनस बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, माइनस r/4 कॉस 2, अपर लिमिट लगाऊंगा π/2 है ना, कॉस 2 इंटू π/2 माइनस कॉस लोअर लिमिट लगाऊंगा 0 डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन पहले लगेगी अपर लिमिट साइन π/2 जो कि होता है 1 माइनस फिर साइन 0 जो कि होता है 0, तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये कटा, क्या बचा माइनस r/4 इंटू कॉस पाई, कॉस पाई होता -1, कॉस 0 होता है 1, -1 इज -2। फाइनली द आंसर इज r/2। यानी कि ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता है यहां से r/2 हाइट पे, और x कोऑर्डिनेट तो उसका इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या था, 0 ही था। तो ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, r/2। समझ में आई बात? अब इस हॉलो स्फीयर का रिजल्ट यूज करके हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम लोग? सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर से मिलके बना है ना, जैसे ये रिंग से मिलके बना था, सॉलिड स्फीयर जो है वो हॉलो स्फीयर के से मिलके बना। एक छोटा सा हॉलो स्फीयर लिया, उसके ऊपर एक और रखा, 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 और पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन गया, है ना। तो यही तो आपको लॉजिक बताया था कि अगर आपको एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता लग गया और वैसी ही बॉडी से जुड़ के अगर कोई दूसरी बॉडी बनी है तो उसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हो। इस बॉडी को एक छोटा पार्टिकल मान के जो इस जगह पे सिचुएटेड है, सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास आप निकाल लो, है ना। जिसको डिस्क का हमने सेमी सर्कुलर डिस्क का हमने जैसे निकाला था कि वो छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी है, इसी तरीके से हम ये मान लें कि हमारा जो ये स्फीयर है सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये हॉलो हेमिस्फीयर से मिलके बना है। देखो कैसे, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे उसमें। अब देखो बात करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर की, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर हम यहां पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर, और ये सॉलिड हेमिस्फीयर बना है छोटे छोटे हॉलो हेमिस्फीयर से, जिनमें से एक हॉलो हेमिस्फीयर हम यहां पर ले लेते हैं बीच में कहीं पर। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि 2D है, 2D फ्लैट सरफेस पे 3D चीज बना रहे हैं। ये हमने यहां पर एक हॉलो हेमिस्फीयर
ले लिया। ठीक, ये चलो इसको तो ऐसे डॉटेड बनाने का कोई मतलब नहीं है, फुल बनाते हैं। हॉलो हेमिस्फीयर की कुछ थिकनेस होगी, है ना, तो हमने यहाँ पे हॉलो हेमिस्फीयर ले लिया, सपोज डी आर थिकनेस का। ठीक, कितनी थिकनेस का? डी आर थिकनेस का, हॉलो हेमिस्फीयर ऑफ थिकनेस डी आर ऑफ रेडियस आर, और हमारे पूरे बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक, क्लियर? अच्छा, तो ये जो हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है ये छोटे छोटे इन हॉलो हेमिस्फीयर से मिलके बना है ना। तो हमने बस इनमें से एक का सेंटर ऑफ मास देखना है कहाँ लाई करता है। आपको जो लॉजिक बताया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसका भी हम लोग सिर्फ y निकालेंगे इस वाले एक्सिस के अबाउट। इसको भी हम अगर आधा ब्रेक कर दें तो बिल्कुल, मतलब यहां से ब्रेक कर दूं तो बिल्कुल आधा और आधा इधर निकलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे लाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट होगा 0। y कोऑर्डिनेट क्या होगा कि हमने इसको जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है उनमें से एक का y कोऑर्डिनेट dm बाय इंटीग्रल dm। ठीक, उनमें से एक का y कोऑर्डिनेट क्या है? अगर इसका रेडियस है r, तो अभी हमने देखा ना कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? r/2 हाइट पे। तो बताओ YCM क्या हुआ? YCM हुआ r/2 dm का इंटीग्रल बाय dm। अब यहां पर वही प्रॉब्लम है, r जो है हमारा वेरिएबल है, लेकिन यहां पे dr की जगह dm है, तो बदलो। dm क्या होगा? अब यहां पे क्या लगेगा? मास पर यूनिट लेंथ, वो तो सेंस ही नहीं बनता। मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम? यहां पर बच्चों हम लोग यूज करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज ये पूरे में जो मास है वो अंदर भी भरा हुआ है। क्या मास इसके सिर्फ एरिया पर है? नहीं, बल्क में है ना, पूरे में भरा हुआ है। तो हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डीएम होगा, सपोज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रो। सिंबल्स क्या होते हैं? मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो। सपोज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रो, सो इतने से इस हॉलोस्फीयर का मास कितना हुआ? मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस, है ना। तो देखो dm जो है वो dr में कन्वर्ट हो गया ना। सो YCM क्या हुआ? YCM हुआ r/2 dm की जगह सिग्मा, सॉरी रो 4 पाई r स्क्वायर dr, और लिमिट क्या होगी? सबसे पहले ये हेमिस्फीयर यहां लिया जा सकता है जिसका रेडियस होगा 0, और मैक्सिमम ये हेमिस्फीयर यहां लिया जा सकता है जिसका रेडियस होगा r। तो स्मॉल r की जो लिमिट्स हैं वो कहां से कहां तक होगी? 0 से कैपिटल R। बस अब इसको हमने सॉल्व करना है। जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले आओ। 4 पाई कॉन्स्टेंट है, रो कॉन्स्टेंट है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, 4 पाई गया, रो गया, 1/2 गया, अंदर बचा r/3, 0 से r dr। नीचे से क्या क्या कॉन्स्टेंट है? रो बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, 0 से r स्क्वायर dr। ठीक, अब क्या क्या कैंसिल हुआ? एक तो रो कैंसिल हुआ, एक 4 पाई कैंसिल हुआ, बाहर एक 1/2 बचेगा, बाहर एक 1/2 बचेगा। इसका इंटीग्रल हो जाएगा r⁴/4, है ना। x⁴n का इंटीग्रल क्या होता है? x⁴n+1 अपॉन n+1। सो r⁴/4, 0 to r अपॉन r³/3, 0 to r। 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन upper limit minus lower limit. So this will give us 1/2 r⁴/4 upon r³/3, 3 और ये 4, एक r बचेगा, 4 × 2 8, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। सो फाइनली हमें मिल गया सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, जो इसके बेस से 3r/8 हाइट पे लाई करेगा, और इस लाइन पे लाई करेगा। तो x कोऑर्डिनेट तो हमको पता है 0, तो सेंटर ऑफ मास हो गया ये।
ठीक, समझ में आई बात? इसके भी हो गए। अब एक चीज हम लोग और डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास। काफी एग्जांपल्स आपको दे दिए, एक चीज और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास के अगले टॉपिक्स पे चले जाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों हॉलो और सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास। फिर आपको रिजल्ट सारे क्लब करके समराइज करके मैं बता दूंगा, आप उन्हें लर्न करिएगा। उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास के अगले टॉपिक से बढ़ जाएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा सॉलिड कोन और हॉलो कोन के सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।